नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था चोल काल, जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है वो हमने पूरे कर लिए थे। आज हम मुख्य रूप से लेंगे उत्तर भारत के राजवंश। उत्तर भारत के जो राजवंश है उनकी हम चर्चा करेंगे। उनमें एक वंश आता है जो सबसे महत्वपूर्ण वंश है, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। देखो, हम जब राजस्थान इतिहास की तैयारी करते हैं तो राजस्थान का जो इतिहास है उसमें हम गुर्जर प्रतिहार को पढ़ते हैं। हालांकि मुख्य रूप से अगर ये माना जाए तो ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट हम इसे कह सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट इसे कह सकते हैं, या प्री मिडाइवल पूर्व मध्यकाल का पार्ट भी इसे हम कह सकते हैं। मुख्य रूप से ये प्री मिडाइवल का ही पार्ट है। होता क्या है कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में भारतीय जो राज्य हैं वो विखंडित हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। छोटे छोटे राज्यों में भारतीय राज्य जो है वो बंट जाते हैं। और एक जब मुस्लिम काल आ जाता है, मुस्लिमों का आक्रमण होता है और मुस्लिम सत्ता यहाँ पर स्थापित हो जाती है, तो वो मध्यकाल माना जाता है। तो ये जो प्राचीन काल है और मध्यकाल है, इनके बीच का जो टाइम है वो प्री मिडाइवल या पूर्व मध्यकाल या प्री मिडाइवल काल कहलाता है। ये जो टाइम पीरियड है ये संक्रमण काल होता है। अब संक्रमण काल इसे हम कह सकते हैं, संक्रमण काल ये माना जाता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अगर उस समय कोई शक्ति थी तो वास्तव में सबसे बड़ी जो शक्ति थी वो आपकी गुर्जर प्रतिहारी थी। गुर्जर प्रतिहारों की अगर हम बात करते हैं तो एक बार मैं कॉपियाँ चेक कर रहा था तो एक बंदे का जो ये क्वेश्चन आया होता है कि भाई मुस्लिम जो आक्रांता है वो इतने समय तक भारत पर अपना राज्य जो है वो स्थापित क्यों नहीं कर पाए। तो उस बंदे का उत्तर था कि उस समय पूरे भारत में एक ऐसा क्षेत्र था, वो था राजपूताना। और राजपूताना जो क्षेत्र था वो लगातार जो है जो तुर्कों से, मुसलमानों से लगातार संपर्क में क्या उनका प्रतिरोध कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, लगातार उनसे संघर्ष कर रहा था। देखो, एक बार हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि भारत पर जब तुर्कों का आक्रमण हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी में, और पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। सबसे पहले जजिया ये यहाँ लगाता है और ये सिंध पर अधिकार कर लेता है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में आता है, उस समय ये अपना ही पार्ट हुआ करता था। ये खलीफा का प्रतिनिधि होता है, फिर इसको मृत्युदंड भी दिया जाता है, ज्यादा उम्र में भी नहीं होता है। खलीफा का प्रतिनिधि ये होता है, ठीक है। मोहम्मद बिन जो कासिम है ये भारत पर मुसलमानों का ये पहला आक्रमण होता है, और मुसलमानों की जो सत्ता जो है वो बैटल ऑफ तराइन 1192 का जो तराइन का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में गौरी जो है वो जीत जाता है और चौहान वंश का प्रमुख राजा होता है पृथ्वीराज चौहान, वो पराजित होता है।
ये जब हार जाता है तो इसके बाद जो पहला आक्रमण होता है 712 में और 1192 में तुर्कों का भारत पर अधिकार हो जाता है। लगभग हम 500 वर्ष कह सकते हैं भाई। ये 712 में आ गए थे, आक्रमण 712 में करते हैं, तो 500 वर्ष इनको भारत पर राज करने में इतना टाइम पीरियड क्यों लग गया था, क्या कारण था? इसका एक ही कारण था, सर्वाधिक शक्तिशाली जो थे वो थे आपके गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहारों ने इनका विरोध किया, कई बार एक साल में 2-2 आक्रमण इन्होंने झेले थे, लगातार इनसे युद्ध होते रहते थे और लगातार ये भारत की जो है वो अपनी रक्षा कर रहे थे। अब अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में 2-3 राजवंश मुख्य बड़े थे। मौर्य, जिन्होंने लगभग पूरे भारतवर्ष पर इनका अधिकार था। इसके बाद में बात करते हैं गुप्त, इनका भी लगभग पूरे भारतवर्ष पर राज था। और इसके बाद में आते हैं आपके प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहारों ने इतने लंबा अधिकार इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इनके साथ देखो उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है इसमें तुर्कों का आक्रमण था, साउथ से राष्ट्रकूट जो थे, पूर्व वाला जो एरिया है यहां से पाल वंश था, बंगाल के पाल थे। ट्रिपल स्ट्रगल इन तीनों से होता है, अंततः जीत प्रतिहारों की होती है। लगातार ये युद्ध इनसे जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं, लेकिन अंततः जीत प्रतिहारों की होती है। तो ये चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं, फिर भी ये देखो लगातार संघर्ष करते हैं और 712 से लेकर 1192 तक ये तुर्कों का मुकाबला करते रहते हैं। KMC इनके बारे में ये कहते हैं कि सब ये चारों ओर से घिरे हुए थे, फिर भी ये इन्होंने बहुत बड़े अपने जो भारत का जो संविधान लिखा गया था उसमें ये उनका सहयोग था। KMC गुजरात के ये थे। तो आज हम अध्ययन करेंगे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम जो उल्लेख हमने बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें इनका सबसे पहले उल्लेख हमें मिलता है। यही कारण था, लगातार यानी मौर्यों गुप्तों लगातार इनके बराबर शक्ति होने के कारण ये तीनों या चारों ओर से ये लगातार संघर्ष से घिरे हुए थे, जिनके कारण इनको लगातार संघर्ष करना पड़ा। गुर्जर प्रतिहार संस्थापक, अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो इसका संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है वत्सराज। आदि पुरुष इसे कहते हैं हरिश्चंद्र को। इस वंश का जो आदि पुरुष था वो था हरिश्चंद्र। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी भीलवाल। बाद में ये हो गई कन्नौज और इन
से ही देखो एक चीज की बात पूछा गया है कि राजपूतों की जो कुल खाप थी 36 थी। ये जरूर आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इसके बाद में हम चौहान वंश या फिर इनके वंश देखेंगे। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी इनकी भीनमाल होती है और बाद में इनकी राजधानी जो होती है वो कन्नौज हो जाती है। ग्वालियर जो अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख में इनको सौमित्र का वंशज माना गया है। सौमित्र का अर्थ है अपने भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनके वंशज। तो किसमें कहा गया है ये ग्वालियर जो अभिलेख है इसमें सौमित्र लक्ष्मण का वंशज इन्हें माना गया है। ठीक है, वैनसांग जो है जो हर्षवर्धन के काल में आया था, है ना, जिसने अपनी पुस्तक सीयूटी लिखी थी, वो जो गुर्जर प्रतिहार है उनको कुचेलो कहा गया है। देखो चेलो यानी कोई भी चेला होता है वो गंदा होता है, इससे हम याद रख लो कुचेला। ठीक है, याद रह जाएगा। और जो इनकी राजधानी है गुर्जर प्रतिहारों को तो कहा गया है कुचेला, गुर्जर राज्य को, और भीनमाल को पिल्लोमोलो कहता है। तो राजधानी भीनमाल थी, इनको ये पिल्लो मोलो ये कहता है। ठीक है, सुलेमान जो है वो ये कहता है, अरबी यात्री होता है सुलेमान, वो कहता है कि जो गुर्जर जो राज्य है, गुर्जर प्रतिहारों का जो राज्य है वो अपनी जो जीभ होती है आकृति के समान है। प्रतिहार जो राज्य है, गुर्जर प्रतिहार जो राज्य है जीभ के समान है। जीभ हम जो बोलते हैं के समान है। और डाकुओं से पूर्णतया सुरक्षित है, डाकुओं से पूर्णतया सुरक्षित है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप सही लिख लीजिएगा। जीभ जीभ जो अपनी जो जीभ है अल-मसूदी, इनको गुर्जर प्रतिहार राज्य को ये भी अरबी यात्री है अल-मसूदी। अल-जुर्ज कहा है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है या चर्चा हमें मिलती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, ये कि भी गुर्जर प्रतिहारों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है। तो गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो ऐहोल अभिलेख में हमें मिलता है। ठीक है, उत्तर भारत के राजवंशों में एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं हो। देखो गुर्जर प्रतिहार संस्थापक जो था वो था इसका नागभट्ट माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है वत्स राज को। आदि पुरुष हरिश्चंद्र को आदि पुरुष कहा जाता है, सीधी सीधी सी बात है।
प्रारंभिक राजधानी यानी कि राजस्थान का जो भीनमाल था वो था, फिर ये कन्नौज हो जाता है। कन्नौज के बारे में मैंने आपको बताया था, कन्नौज जो थी वो युद्धों की क्रीड़ास्थली थी। इसके लिए 3 ट्रिपल स्ट्रगल हुआ था। गुजरात और अपने राजस्थान का जो एरिया था वहाँ के गुर्जर प्रतिहार थे, बंगाल के पाल वंश थे और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट थे, जिससे आगे चलकर राजपूतों की जो राठौड़ जो शाखा है वो उत्पन्न हुई थी। और इनसे जो कच्छावा जो वंश है वो गुर्जर प्रतिहारों से निकला था। तो सर्वप्रथम ये राजपूतों की कुल खाप या कुल जातियों की अगर बात करते हैं तो 36 थी। बाद में इनकी जो राजधानी है वो कन्नौज हो जाती है। फिर ये मंडोर आ जाते हैं, है ना, और मंडोर में ये आकर अपना स्थायी निवास स्थान ये मंडोर से हट जाता है। फिर ये अपना कच्छावा वाला जो वंश है ये पूरा इनसे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये गुर्जर जाति के थे, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये राजपूत जाति के थे, विवादास्पद है। सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख हमें पुलकेशी द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें हमें ये मिलता है। ठीक है, ग्वालियर जो अभिलेख है उसमें इसको लक्ष्मण का वंशज, कई बार लक्ष्मण ऑप्शन में हमें नहीं मिलता है और सौमित्र मिल जाता है, तो सौमित्र का वंशज माना जाता है। वैशाख गुर्जर राज्य को कहता है कुचेला, देखो याद रह जाएगा, चेला अगर गंदा होता है, शिष्य गंदा होता है तो उसे कु कहते हैं, गंदा लग जाता है, कु और चेला, कुचेला याद रह जाएगा। राजधानी का काफी बार पूछा गया है, तो राजधानी इसकी पिल्लो मोलो थी, राजधानी जो थी वो पिल्लो मोलो थी। सुलेमान जो है वो ये कहता है कि गुर्जर प्रतिहार जो राज्य है उसका जो आकार था वो अपनी जो जीभ है उसके आकार का जैसा था और डाकों से पूर्णतया सुरक्षित था। अल-मसूदी जो है वो ये कहता है कि साहब इसे अल-जुर्ज कहा है, अल-जुर्ज कहा है। ये थी गुर्जर प्रतिहार की बेसिक सी बातें। अब हम जो प्रमुख जो राजा है उसके बारे में बात करेंगे। नागभट्ट प्रथम जो इसका संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम इसने अरब शासक जुनैद को पराजित किया था। अरब शासक जुनैद को पराजित किया था। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में ये इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर अभिलेख में इसे मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है। ये अंडरलाइन कर लेना, मल्लेच्छों का विनाशक या नाशक कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, यूपीएससी काफी बार इसको पूछ चुकी है, तो ये थोड़ा सा अंडरलाइन आप इसको कर लेना। मल्लेच्छों का विनाशक ये जो नागगढ़ प्रथम था इसको माना गया है। ये अरब शासक यानी उस समय अगर अरबों को और तुर्कों को हराने में ये जो राजपूत जो राजा थे यही मुख्य थे, जिसमें ये गुर्जर प्रतिहार थे सबसे शक्तिशाली थे। राष्ट्रकूट और पाल जो थे इनसे भी इनके लगातार युद्ध हो रहे थे और तुर्कों को देख लो 712 से लेकर जहां पे मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, यहां से लेकर बैटल ऑफ तराइन, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है, जो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, गोरी हार जाता है, इसमें गोरी जो है वो जीत जाता है। इतना लंबे समय में अगर कोई संघर्ष करता है तो वो थी एक ही जाति थी, गुर्जर प्रतिहार। तो इसे मल्लेच्छों को, मल्लेच्छ यानी इनको ही माना गया है अरबों को, तो मल्लेच्छों का विनाशक कहा गया है नागगढ़ प्रथम को। और किसमें कहा गया है, ग्वालियर जो प्रशस्ति है या ग्वालियर जो अभिलेख है उसमें ये बात कही गई है। यह जो था ये उज्जैन के जो प्रतिहार थे, उज्जैन भी एमपी में है,
वर्तमान में महाकालेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव का जो मंदिर है ना, महाकाल का जो मंदिर है वो उज्जैन इंदौर में भारत का हर्ट भी से कह सकते हैं। तो उज्जैन के प्रतिहार वंश का ये प्रथम शासक था। उज्जैन के प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था, ये था नागभट्ट। केवल 3 ही बात आप इसको ध्यान में रखनी है। अरब शासक ये जुनैद को हराता है, एक बात ये। दूसरी बात इसकी ये आती है कि ये मलेच्छों का विनाशक है और किसमें कहा गया है, ग्वालियर जो अभिलेख है उसमें कहा गया है। तीसरी बात आती है उज्जैन जो वर्तमान में आपका मध्य प्रदेश में है, ये प्रतिहार वंश का प्रथम शासक ये माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं वत्सराज। इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ठीक है। एक बात आपको कीजिएगा, इसके समय इसके समय ट्रिपल जो संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था, जो कन्नौज के लिए हुआ था, मैंने बताया था। देखो ये थोड़ा सा आप तरीका इसको ऐसे समझ सकते हो। गुजरात और राजस्थान, ये वाला जो प्रदेश था, ये गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर रहते थे। दक्षिण भारत वाला जो था ये राष्ट्रकूटों का था। ये यहाँ पे बंगाल के पाल थे। कन्नौज, इनके लिए ये युद्ध होता है। और किसके समय ये शुरुआत होती है, वत्सराज के समय इसकी शुरुआत जो है वो हो जाती है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ये यहाँ पे राष्ट्रकूट हो गए, ये कन्नौज हो गया, ये अपना राजस्थान और गुजरात पश्चिमी वाला जो अपने राजस्थान और गुजरात वाला जो एरिया, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, ये बंगाल वाला, और ये किसके लिए लड़ाई हुए थे, अंततः विजय जो है वो यही होते हैं। शुरुआत जो होती है वो वत्सराज के समय होती है। तीन छोटे छोटे शासक थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, सबकी एक या दो बातें हमने पढ़ी है। तीसरा राजा जो आता है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण शासक है, इसकी बातें भी दो चार ज्यादा है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय की सिर्फ प्रथम की 3 ही बात थी, जुनैद को ये हराता है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसको मलेच्छों का नाशक कहता है। और जो एमपी उज्जैन की जो शाखा का ये जो था नागभट्ट प्रथम शासक था। इसके बाद में वत्सराज आता है, और वत्सराज जो था वो वास्तविक संस्थापक था। ट्रिपल जो स्ट्रगल है वो इसके समय शुरुआत हो जाती है, और इसके बाद में आ जाता है आपका नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय जो है ये कन्नौज पर अधिकार करता है।
और अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, एक बात तो आप इसकी ये ध्यान रखिए, नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के युद्ध में, इसने एक युद्ध होता है, अंडरलाइन कर लेना भाई इसको, मुंगेर के युद्ध में पाल वंश को पराजित किया। पाल वंश का जो शासक था वो था आपका धर्मपाल। शासक पूछेंगे नहीं, युद्ध की अगर बात करते हैं तो नागभट्ट द्वितीय इसको ये हराता है। ठीक है, इसके बाद में जैन जो लेखक है चंद्रप्रभ सूरी, इसको भी अंडरलाइन आप कर लेना। चंद्रप्रभ सूरी के प्रभाववत प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तीन बात आप इसकी भी ध्यान में रखिएगा। ये अपने अंतिम दिनों में जो गंगा नदी है उसमें जल समाधि ले लेते हैं। ये माना जाता है कि इसमें एक रिवाज था कि 100 साल वर्ष होने के बाद में गंगा में समाधि ले ली जाती थी। और इसके बाद में एक रामभद्र नाम का ये शासक होता है, जल समाधि इसने ले ली थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, गंगा नदी में ये जल समाधि ले लेता है। नागभट्ट द्वितीय कन्नौज पर अधिकार करता है और अपनी राजधानी बनाता है इसको। मुंगेर का जो युद्ध होता है जिसमें पाल वंश का एक शासक होता है धर्मपाल, इसको ये हराता है। जैन लेखक चंद्रप्रभ सूरी जो है इसके प्रभावत प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय के बारे में हमें जानकारी यहाँ मिलती है, प्राप्त होती है। अंतिम दिनों में ये अपनी गंगा नदी में ये जल समाधि ले लेते हैं और अपनी यह लीला समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद में मुख्य राजा होते हैं रामभद्र। कोई विशेष राजा नहीं था, जैसे हमने गुप्तों में पढ़ा था रामपाल था, तो उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद में राजा बनता है मिहिर भोज। तो मिहिर भोज के बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।